Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and in this lecture I'll be discussing the chapter Print Culture and the Modern World, which is the 7th chapter of your history textbook. Now we move on to the next topic जो कि काफ़ी important है, Print Culture and the French Revolution. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या बताएंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें ये प्रिंट कल्चर का क्या रोल था. ठीक है, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसने क्या रोल प्ले किया, कैसे क्या लोगों को उसने इनकरेज किया. ठीक है, क्या क्योंकि लोग अवेयर होने लगे तो क्या लोगों को एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों की लाइफ में इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने में. सो लेट्स स्टार्ट. Many historians are of the view that print culture created the conditions which led to French Revolution. So but please note कि ये कोई proved point नहीं है, proved fact नहीं है. ठीक है, बस it's just that many historians are of the view. कुछ historians सोचते हैं ये. ठीक है, some of such conditions are as follows कि उनको क्यों लगा ऐसा. ठीक है, कि प्रिंटिंग कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. वाई? सो 3 पॉइंट्स हैं, लेट्स रीड. First is print popularized the ideas of Enlightenment thinkers. These thinkers gave critical commentary on tradition, superstition and despotism. क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी enlightened thinkers थे, ठीक है, जिनके बहुत progressive views थे और जो लोग tradition, superstition etc. को criticize करते थे, print culture की मदद से उन writers के जो views हैं वो wider public तक पहुंच सके. ठीक है, they argued for the rule of reason rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. They attacked the sacred authority of the church and the despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of a social order based on tradition. Voltaire and Rousseau were among the prominent Enlightenment thinkers. तो बस क्या जो लोग फ्रीडम को, जो लोग लिबरेशन को सपोर्ट करते थे, उनके आइडियाज धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगे. ठीक है, और वो लोग और क्या करते थे, ये डिस्पोटिज्म को क्रिटिसाइज करते थे, डिक्टेटरशिप को क्रिटिसाइज करते थे. ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. General public began to discuss the values, norms and institutions and tried to reevaluate the established notion. So पहले में हमने क्या पढ़ा, जो enlightened thinkers थे, ठीक है, उनके views propagate होने लगे. नेक्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन मिली और लोगों ने रीडिंग हैबिट्स डेवलप की, वैसे वैसे उन्होंने डिबेट्स एंड डिस्कशन स्टार्ट किए. ठीक है, डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन, जिसमें वो एवरीडे इश्यूज जो चल रहा है उनको डिस्कस करने लगे. ठीक है, और जो उनको रूल कर रहा है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उसके क्या फ्लॉज हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सब चीज़ें डिस्कस होने लगी. ठीक है, तो इसके बाद लोगों ने क्या, डिस्कशन के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लोग उसके सोल्यूशन सोचेंगे, कोई चीज़ गलत चल रही है तो लोग उसको हटाने के बारे में सोचेंगे. So they began to discuss the values, norms and institutions and tried to reevaluate the established notions. ठीक है, reevaluate मतलब दोबारा से अपना एक वो रीहॉल करना. ठीक है, अपने आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, अपना जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है, उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना. ठीक है, जो आइडियाज पहले से चले आ रहे हैं उनको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना. सो ये हुआ थर्ड पॉइंट. By the 1780s, there was a surge in literature, surge मतलब hike, raise, which mocked the royalty and criticized their morality. Print helped in creating an image of the royalty that they indulged in their own pleasures at the expense of the common public. This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. तो फ्रांस में अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद हो तो मोनार्की वॉज देयर. ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो मोनार्की का स्टेटस था और जो जनरल पब्लिक का स्टेटस था उसमें बहुत डिफरेंस था. ठीक है, तो जैसे प्रिंट कल्चर प्रोपेगेट हुआ, डेवलप हुआ, वैसे वैसे उन्होंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने मोनार्की के ऊपर भी टारगेट करना स्टार्ट किया कि जो मोनार्की का लाइफस्टाइल है दैट इज़ वेरी लग्जूरियस एंड दे आर एंजॉइंग द लग्जरीज बिकॉज ऑफ एट द एक्सपेंस ऑफ द कॉमन पब्लिक. ठीक है, उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेना या फिर उनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखना. ठीक है, तो मतलब जो रॉयल्टी है, जो मोनार्क है, वो अपनी ही ज़िंदगी ऐश में जी रहा है, तो जनरल पब्लिक की नहीं पड़ी है. एंड ऑब्वियसली कार्टून्स, कैरिकेचर सब धीरे धीरे बनने लगे. ठीक है,
मॉक्ड का आई होप यू नो द मीनिंग. मॉक मतलब मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ. सो ये 3 रीजंस क्या है जो हिस्टोरियंस को लगा कि येस इन दीज वेज प्रिंट कल्चर माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं इसका क्या है. देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, बट we must remember that people did not read just one kind of literature. If they read the ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to monarchical and church propaganda. इसका क्या मतलब है कि अगर वो थिंकर्स का मटेरियल पढ़ते थे तो ऑब्वियसली चर्च और जो बाकी मोनार्क्स अपना रीडिंग मटेरियल निकालते थे वो भी उनके लिए एक्सेसिबल था जनरल पब्लिक के लिए. They were not influenced directly by everything they read or saw. They accepted some ideas and rejected others. They interpreted things their own way. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मे बी और मे नॉट बी फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का हाथ हो. ठीक है, क्योंकि वो हर तरह की राइटिंग उनके लिए अवेलेबल थी. ठीक है, हर तरह की राइटिंग अवेलेबल थी, वो सब कुछ पढ़ते थे बट इंटरप्रेट अपने तरीके में करते थे. ठीक है, सो इट कैनॉट बी, इट इज नॉट अ सेड फैक्ट, प्रूवन फैक्ट दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा हाथ था. ओके, सो द एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स. सो ये आप इस टॉपिक का कंक्लूजन मान सकते हैं कि वेदर इट्स रियली ट्रू और नॉट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द 19th century. तो हम टाइम में प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे कैसे डेवलप हो रही है. So now there was vast leap in mass literacy in Europe in the 19th century. This brought a large number of new readers among children, women and workers. तो देखते हैं अब इसमें ना डिफरेंट सेक्शंस के बारे में, आप चिल्ड्रन के बारे में, वुमेन के बारे में, वर्कर्स के बारे में, तीनों सेक्शंस जो यहाँ मेंशन है इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल अब पढ़ना है. So first, production of school textbooks became critical for the publishing industry क्योंकि literacy बढ़ गई and the number of children, number of people interested in gaining education वो बढ़ गए, तो number of textbooks, school textbooks भी बढ़ जाएगी of course. A children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. This press published new works as well as old fairy tales and folk tales. तो चिल्ड्रन के लिए थी, बच्चों के लिए बनाई गई थी ये प्रेस. और इसमें पहले बता देती हूँ कि कुछ पुरानी स्टोरीज ये पब्लिश करते थे और कुछ न्यू स्टोरीज, और जो भी उनको इनएप्रोप्रिएट लगता था बच्चों के लिए, अनसूटेबल लगता था, वो उस चीज़ को हटा देते थे. एज इट इज टेल को, स्टोरीज को कॉपी नहीं करते थे बिकॉज दे वर मेंट फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी spent years compiling the traditional folk tales gathered from the peasants, farmers. Now, what they collected was edited before the stories were published in collection of 1812. Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the public version. Books were written and printed keeping in mind the sense and sensibilities of children. ठीक है, so obviously those books which are meant for children, उनमें बहुत ही हम देख के मटेरियल इंक्लूड करेंगे. Many folk tales were rephrased to suit the children. So this was about children. ये बहुत ही सिंपल था कि कैसे एक तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती चली गई, एंड उसके बाद जो फोक टेल्स वो पब्लिश करते थे, ठीक है, उनमें कैसे कैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस होने लगे. आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट हाउ डिड द ओल्ड फोक टेल्स चेंज, ठीक है, इन देयर फॉर्म, ठीक है, एंड व्हाई डिड दे चेंज, बिकॉज दोज दैट वर मेंट फॉर चिल्ड्रन उनमें चेंजेस लाना नेसेसरी था, एसेंशियल था, ठीक है, सो दैट द रीडिंग मटेरियल इज सूटेबल फॉर द सेंसिबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, नाउ ये तो था चिल्ड्रन के ऊपर. सो नाउ वी कम टू women. ठीक है, many women became important readers as well as writers. Some of the best known novelists were women like Jane Austen, Bronte sisters, George Eliot, etc. Their writings became important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination and the power to think. So obviously women के कैरेक्टर को शेप करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. Women as readers तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में
women started writing as well, ठीक है. So कुछ important authors का नाम यहाँ पर mentioned है. ओके, थर्ड जो हमें सेक्शन उसमें मेंशन था दैट वाज वर्किंग क्लास. सो उस पर आते हैं. द lending libraries which had been in existence from the 17th century became the hub of activity for white collar workers, artisans and lower middle class people. मतलब all of them are working people basically. Sometimes self-educated working class people wrote for themselves. तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया जैसे women ने किया. After the working day was gradually shortened from the mid-19th century, workers had some time for self-improvement and self-expression. ठीक है. They wrote political tracts and autobiographies in large numbers. अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस लिखना, ठीक है. सो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया. सो हमने तीनों का पढ़ लिया, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, वर्किंग क्लास. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्दर इनोवेशंस. तो ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, साइंस आगे बढ़ेगी, एंड इसके साथ इस फील्ड में भी इनोवेशंस आएंगी, ठीक है, इन्वेंशंस आएंगी. सो लेट्स स्टडी दोज. By the late 18th century, the press came out to be made out of metal, ठीक है. तो स्टार्ट किससे हुआ था? जो गुटेनबर्ग ने ऑलिव प्रेस बनाई थी, ठीक है. सो अब मेटल की प्रेस आने लगी. Richard M. Hoe of New York perfected the power-driven cylindrical press by the mid-19th century. So please remember the name of New York, ठीक है. Now, cylindrical press बनाई उन्होंने automated, power-driven, ठीक है, बिजली से चलने वाली. Now, this could print about 8,000 sheets per hour. Offset press was developed in the late 19th century. This could print up to 6 colors at a time. So, बहुत सारी developments होने लगी. So, ठीक है, I'll just number them for you. First, metal press. Then, power-driven cylindrical press. Then offset press, जिसमें नंबर ऑफ कलर्स बढ़ गए. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दीज थिंग्स कि कैसे उन्होंने हेल्प कैसे किया. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस केम इन यूज फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th century. नाउ ये फोर्थ पॉइंट आपका हो गया. दिस हेल्प्ड इन एक्सेलरेटिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस. नाउ मेनी अदर इनोवेशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड. मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स and photoelectric controls of the color register were introduced. तो ये फिफ्थ पॉइंट में आप इंक्लूड कर सकते हो. छोटे छोटे जो चेंजेस आए बट इफेक्टिव. ऑल द इनोवेशंस हैड अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. क्यूमुलेटिव मतलब जॉइंट इफेक्ट, विच इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट्स. तो ये ओवर द टाइम ये सब इनोवेशंस हुई, ये सब इम्प्रूवमेंट्स आए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में. नाउ अब आपको ये देखने को मिल गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि रीडिंग मटेरियल वॉज फ्लडिंग द मार्केट, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था. तो नाउ अब बुक सेलर्स को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए अपनी बुक सेल करने के लिए. तो एक छोटा सा टॉपिक ये है, न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल द बुक्स. नाउ मेनी पीरियोडिकल्स सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इन द 19th century. सीरियलाइज मतलब वॉल्यूम्स में निकालने लगे उनको, ठीक है, ताकि रीडर्स एंटाइज रहे, रीडर्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहें, ठीक है. In the 1920s in England, popular works were sold in cheap series called the shilling series. Shilling भी एक currency होती है, denomination होती है. So they were quite cheap, तो everyone could afford it. So ये उनकी strategy थी, ठीक है, बुक सेलिंग के. हम अगर उसका प्राइस बहुत कम रखेंगे तो बहुत पॉपुलरली वो सेल होगी, ठीक है. Now the dust cover or book jacket is a 20th century innovation. Cheap paperback editions were brought to counter the effect of Great Depression in 1930s. Cheap paperback editions मतलब ताकि वही बुक्स का जो कॉस्ट है वो गिर जाए और सब उसको अफोर्ड कर सकें. So these were some of the strategies. Now इंडिया की तरफ हम आते हैं कि इंडिया में क्या था, राइटिंग जो ट्रेंड था, कैसे हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद प्रिंटिंग कैसे आई, कैसे डेवलप हुई, कैसे लोगों को इफेक्ट किया. सो इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग. सो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि इंडिया में राइटिंग का क्या स्टेटस था. इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरबिक, पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस. वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर, ठीक है. सो प्लीज नोट डाउन ये दोनों चीजें.
Pages were sometimes beautifully illustrated. They would be either pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservation. Because ये जो palm leaves, handmade paper, ये इतना strong नहीं होता था, ठीक है? Obviously they were fragile. But manuscripts, however, were highly expensive and fragile. They had to be handled carefully and they could not be read easily, as the script was written in different styles. So manuscripts were not widely used in everyday life. ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था, ठीक है? मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों पॉपुलरली यूज नहीं होते थे इतना. Now, pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary school students, but very often they did not read texts. Schools तो थे, ठीक है, but textbooks नहीं थी इतनी. They only learned to write. Teachers dictated portions of text from memory and students wrote them down. Many thus became literate without ever actually reading any kinds of text. तो क्या कहना चाह रहे हैं वो कि मेनली ओरल था सब कुछ, ठीक है? एजुकेशन जो थी वहाँ पर ओरली ही इम्पार्ट की जाती थी. नाउ हाउ डिड प्रिंट कम टू इंडिया? पोर्चुगीज के साथ आई थी, ठीक है? सो प्लीज यू हैव टू रिमेंबर इट दैट द पोर्चुगीज मिशनरीज ब्रॉट इट. Portuguese missionaries were the first to bring printing press to Goa in the mid 16th century. अब गोवा भी please you have to mark and the time. The first books were printed in Konkani language. You have to remember everything, ठीक है? इसमें आपको दिखेगा कि कौन सी लैंग्वेज में कब बुक प्रिंट हुई, किस क्वांटिटी में हुई, तो सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड इन कोंकणी लैंग्वेज. By 1674, about 50 books had been printed in Konkani and Kannada languages. Catholic priests printed the first Tamil book in 1579 at Cochin. They printed the first Malayalam book in 1713. So you have to remember these lines, these facts. One marker में बहुत easily आता and बहुत scoring भी of course. Now from 1780, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette. So please note down, आपको ये याद रखना है कि बंगाल या तो ऐसे आ सकता है कि जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कौन सी मैगजीन को एडिट किया था या फिर बंगाल गैजेट को किसने एडिट किया था, कौन थे एडिटर. तो प्लीज रिमेंबर दीज टू नेम्स. इट वॉज अ वीकली मैगजीन. हिकी ऑल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी. तो ये जो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, ही वॉज वेरी ब्रेव. इन्होंने बहुत सारा कंट्रोवर्शियल मटेरियल पब्लिश करना शुरू कर दिया था, इंक्लूडिंग सम क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इटसेल्फ. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स persecuted Hickey. Warren Hastings encouraged the publication of officially sanctioned newspapers to protect the image of the colonial government. अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि वर्नैक्युलर एक्ट पास किया था उन्होंने, ताकि मतलब ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये चाहेगी कि हमारे अगेंस्ट जो भी मटेरियल पब्लिश हो रहा है दैट शुड स्टॉप, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ पब्लिश होना ही है तो इट शुड बी इन अ पॉजिटिव लाइट. तो यही हुआ. नाउ द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज द वीकली बंगाल गैजेट which was brought out by Gangadhar Bhattacharya. So please remember this point, this is very important. First Indian newspaper, who brought it out and what was its name. Now print culture helped in initiating new debate on religious, social and political issues in India. जैसे हमने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा कि जैसे जैसे लोगों को प्रिंट कल्चर की वजह से क्या बेनिफिट होने लगा, लोगों को अवेयरनेस मिलने लगी, ठीक है, और लोग डिबेट्स एंड डिस्कशंस करने लगे, लोग आइडियाज डिस्कस करने लगे, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन डिस्कस करने लगे, वही इंडिया में भी हुआ. ठीक है, जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबल होने लगा रीडिंग मटीरियल, वैसे वैसे लोगों ने अपने आइडियाज़ शेयर करने और डिस्कस करने स्टार्ट किए डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में. तो रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल इशूज, इकोनॉमिक इशूज एट्सेट्रा. Different groups confronted the changes happening within the colonial society in different ways and offered a variety of new interpretations of the beliefs of different religions. तो एक वो चीज़ों को डिफरेंट डायमेंशन से देखने लगे. ठीक है, ब्रिटिश रूल चल रहा है तो अब ब्रिटिश रूल के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या हार्म हो रहा है इंडिया को, ये सब डिस्कस करने लगे. डिफरेंट रिलीजन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आने लगी, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस की. ठीक है, some criticized existing practices and campaigned for reform, while others countered the arguments for of reformers. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिंट कल्चर के बाद क्या होने लगा कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस चल रही थी, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे उन प्रैक्टिसेस को कि नहीं ये गलत हो रही हैं, दे शुड स्टॉप.
और कुछ लोग जो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिफॉर्मर्स, उन रिफॉर्मर्स को क्रिटिसाइज करने लगे कि नहीं, ये दीज प्रैक्टिसेस आर टोटली ओके एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर, ठीक है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप हमारी प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करो। सो दोनों पॉइंट्स थे। These debates were carried out in public and in print. Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas, but they shaped the nature of the debate. तो लोगों की जो discussions and debates थी ये print होने लगी, ठीक है, और लोगों में circulate होने लगी. A wider public could now participate in these public discussions and express these views. New ideas emerged through these clashes of opinions. Obviously, पहले दो लोगों से स्टार्ट हुई सपोज, ठीक है, उनके आइडियाज पब्लिश हो गए। अब एक को जो सपोज ए एंड बी है, इनके आइडियाज आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दे आर क्लैशिंग, तो इनके आइडियाज पब्लिश हुए, लोगों में सर्कुलेट हुए, तो ए के बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, A1 A2 बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हो गए एंड सो ऑन। ऐसे बी के बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, B1 B2 फॉलोअर्स, मतलब जो इसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इनमें भी क्लैश होने लग जाएगा, ठीक है, डिबेट डिस्कशंस ये सब होने लग जाएगा। सो कैसे धीरे धीरे लोगों के जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे, कॉन्वर्सेशन थे, वो कैसे कैसे बदले, तो ये होने लगा। Many existing religious practices were criticized. तो अब इस थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं आपको मैगजीन्स के, और कहाँ कहाँ थे, किस किस ने स्टार्ट किए। सो फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय published Samvad Kaumudi from 1821 to criticize the orthodox views in Hinduism. The Hindu Orthodoxy Commission, so please keep noting them down, ठीक है। The Hindu Orthodoxy Commission the Samachar Chandrika to counter his opinions. तो अगर राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया तो उनको अपोज करने के लिए एक और मैगजीन आ गई, ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट आ गया। In 1822 publication of 2 Persian newspapers began. Name was जामी जहां नाम एंड शमसुल अकबर। सो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, शमसुल अकबर। बॉम्बे समाचार, गुजराती न्यूज़पेपर, appeared in the same year. In North India, the ulama began to publish cheap lithographic prints which contained Persian and Urdu translations of holy scriptures. They also published religious newspapers and tracts. The Deoband Seminary was founded in 1867. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने डिफरेंट जगह पे अपना ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने स्टार्ट किए। It published thousands upon thousands fatwas, मतलब lots of fatwas. Fatwas basically rules होते हैं, ठीक है, एक तरह से, about proper conduct in the life of Muslims. All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents. तो एक तरह से ये एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई प्रिंट कल्चर की वजह से, कि लोग प्रिंट के माध्यम से, प्रिंट के मीडियम से अपने व्यूज रखने लगे और दूसरों के व्यूज को काउंटर करने लगे, ठीक है। उर्दू प्रिंट हेल्प्ड देम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। सो दिस एग्जाम्पल यू कैन नोट डाउन। देन रामचरितमानस, we all know, of Tulsidas was printed from Calcutta in 1810, ठीक है। सो ये from 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Shri Venkateshwar Press in Bombay published many religious texts in vernaculars. Vernaculars मतलब local languages. So these could be easily read by the faithful at any place and time, क्योंकि लोगों को अपनी लैंग्वेज में ये टेक्स्ट अवेलेबल होने लगे, इसीलिए सब लोगों को ये एक्सेसिबल होने लगे, सब लोग रीडिंग हैबिट सबकी डेवलप हो गई। They could also be read out to large groups of illiterate men and women. Read out मतलब लोग जिनको पढ़ना नहीं आता था उनको डिफरेंट लोग सुना देते थे, ठीक है, पढ़ के। Now, print helped in bringing the religious texts within the reach of the common masses. It also helped in shaping the new political debate. तो वो तो हमने थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ऊपर, और इसने पॉलिटिकल स्फेयर में भी लोगों को अवेयरनेस देने में हेल्प की। It also helped in connecting the people from various parts of India by carrying news of one part to another. वो तो सभी को पता है जो न्यूज़पेपर है उसका क्या रोल है, कि दुनिया भर की न्यूज़ जो है वो सबको एक्सेसिबल हो जाए। तो प्रिंट कल्चर की वजह से ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। नाउ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, तो ये तो हो गया इंडिया में कैसे प्रिंट आया, एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन।
ठीक है, कि मतलब लोगों के जो टेस्ट हैं वो कैसे डेवलप हुए और चेंज हुए। इनिशियली मतलब इन द बिगिनिंग people got to read the novels which were written by the European writers, but people could not relate to those novels because they were written in the European context। तो इंडिया की ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आई इंडिया में, ठीक है, और ये लोगों ने रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इनिशियली जो नॉवेल्स अवेलेबल होती थी लोगों को वो होती थी यूरोपियन ऑथर्स की, ठीक है, तो उनसे वो ज़्यादा रिलेट कर नहीं पाते थे क्योंकि जो यूरोपियन नॉवेल्स हैं उसमें यूरोप का कल्चर एंड यूरोप के ट्रेडिशंस, यूरोप के टेस्ट, ओपिनियंस ये सब मेंशन थे। इंडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाए। सो मेनी राइटर्स एमर्ज्ड हु बिगैन टू राइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन राइटर्स सामने आने लगे। पीपल कुड को रिलेट विद द थीम एंड कैरेक्टर्स ऑफ सच नॉवेल्स इन अ बेटर वे। ऑब्वियसली उनके खुद के राइटर्स जब लिख रहे हैं कुछ तो वो बेटर रिलेट करने लगे। Many other new forms of writing also came into origin, like lyrics, short stories, essays about social and political matters. Now, a new visual culture was taking shape by the end of the 19th century. तो visual culture मतलब अभी तक reading material चल रहा था, ठीक है, अब visual मतलब आर्ट पे थोड़ा जाने लगे, पेंटिंग्स, कार्टून्स, कैरिकेचर्स, ये सब। Many printing presses started to produce visual images in large numbers. Works of painters like Raja Ravi Verma were produced for mass circulation through printing. Poor wood engravers who made wood blocks set up shop near the letter presses and were employed by print shops. ठीक है, wood block जो हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी थी वही है। Cheap prints and calendars easily available in the market could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work. तो ये जो हमें आज सब देखने को मिल रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। These prints began shaping popular ideas about modernity, tradition, religion, politics, society and culture. So आप देखो कि जो डिफरेंट मटेरियल आने लगा वो किस किस टॉपिक पे आने लगा, मतलब लाइफ की हर टॉपिक के बारे में विजुअल मटेरियल एंड रीडिंग मटेरियल बाजार में आने लगा, लोगों को एक्सेसिबल था वो। By 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers. They commented on various social and political issues. आज भी बहुत आते हैं कार्टून्स, ठीक है, इफ़ यू सी द न्यूज़पेपर के, और सटायरिकल होते हैं बहुत, मतलब जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं उनके ऊपर कमेंट करते हुए कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स के माध्यम से, उसके मीडियम से ये अपने व्यूज़ रखते हैं। तो उस टाइम ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं आई वुड वांट के पहले आप ये इन टॉपिक्स को इंटरनलाइज करो, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाओ, ठीक है, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग, दिस इज न्यू, एवरीथिंग इज सो न्यू इन दिस चैप्टर कि यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing the remaining topics, ठीक है, only a few topics are left, and the questions and answers, ठीक है। So thank you so much for watching my video, and we'll be back with the next lecture soon. Thank you.